दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका शेयर एक टाइम पे 1000 से बढ़ के 2100 2200 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, जिसने पिछले कुछ टाइम के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया। लेकिन अगर मैं कल की बात करता हूं तो एक दिन में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ऑलमोस्ट 9% के आसपास नीचे चला गया। लेकिन एक इतनी बड़ी कंपनी का शेयर एक दिन में इतना ज्यादा नीचे कैसे चला गया, इसके पीछे क्या रीजन है? और जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और अगर वहां पे ऐसी कोई न्यूज निकल के आती है या उसके शेयर्स में इतने बड़ा फ्लक्चुएशन निकल के आता है, तो आपको एज ए इन्वेस्टर वहां पे क्या करना चाहिए? चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, और मैं बात करूंगा उन सब न्यूज के बारे में या उन सब रूमर्स के बारे में जो मार्केट में थी, जिनकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर एक दिन में ऑलमोस्ट 9% नीचे चला गया। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब भी किसी ऐसी बड़ी कंपनी का शेयर नीचे जाता है, तब एज ए इन्वेस्टर आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन वैसे टाइम में कैसे लेने चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रॉफिट की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 9560 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का 11,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट था सेम क्वार्टर के अंदर। तो मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पे हमें 15% का ड्रॉप देखने को मिलता है। वहीं पे दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट के बाद रेवेन्यू की बात करते हैं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू था वो 1,53,000 करोड़ के आसपास का था। तो दोस्तों, अगर मैं इस क्वार्टर की बात करता हूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,16,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बुक किया है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेट रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 24% का ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब भी किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू में डिप आता है तो क्या कंपनी का शेयर लगातार नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी कंपनी का कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले एक एक्सपेक्टेशन होता है, और वो एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं एनालिस्ट जो भी कंपनी के अंदर रिसर्च करते हैं। तो वो एनालिस्ट आपको बताते हैं कि जब भी कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बुरा रिजल्ट नहीं आया है, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशंस के आसपास का रिजल्ट आया है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ, तो उसके कंपैरिजन में हमें एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिलता है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी। तो दोस्तों, अगर आपने रिलायंस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस ऑयल का है। इसके अलावा इन्होंने रिसेंट के टाइम में अपने आप को एक्सपेंड किया है टेलीकॉम सेक्टर में, जहां पे इन्होंने जियो को लॉन्च किया था। इसके अलावा रिटेल में भी इन्होंने अच्छा खासा एक्सपेंशन किया है। तो अगर हम इसके ऑयल के बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे हमें एक ठीक ठाक हिट देखने को मिलता है एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करता हूं तो रिलायंस की जो रिफाइनरीज हैं वहां पे क्या करते हैं कि ये क्रूड ऑयल को लाके इसको क्लीन करते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर की बात करता हूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन हुआ करता था पर बैरल पे, वो $9.4 के आसपास का हुआ करता था, जो कि काफी हेल्दी नंबर था। अगर मैं इस क्वार्टर की बात करता हूं तो वो ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन $9.4 पर बैरल से कम होकर करंटली $5.7 पर बैरल हो गया है। मतलब कि यहाँ पे एक ठीक ठाक हिट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेट्रोकेमिकल बिजनेस की, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का पेट्रोकेमिकल सेगमेंट का जो रेवेन्यू था वो 38,000 करोड़ के आसपास का था। अगर मैं इस क्वार्टर की बात करता हूं तो वो 38,000 करोड़ से कम होके करंटली 29,000 करोड़ पे आ गया है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोकेमिकल बिजनेस के रेवेन्यू की। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पेट्रोकेमिकल बिजनेस से कंपनी को 7600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, जो करंटली कम होके 5900 करोड़ के आसपास पे आ गया है। तो मतलब कि वहां पे हमें ठीक ठाक हिट देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफी क्लियरली बताया है अपने क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कि इन्होंने जियो प्लेटफॉर्म से 1,52,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट रेज किया है, जिसका यूज इन्होंने डेट को कम करने के लिए किया गया है। जो इन्होंने पहले भी बोला था
कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये नेट डेट फ्री कंपनी बन जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने रिलायंस रिटेल के थ्रू भी 37,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को रेज किया है, जो कि काफी अच्छा नंबर है और जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जियो के रिजल्ट की बात करते हैं तो जियो का रिजल्ट भी अच्छा निकल के आया है और कंपनी का आरपू जो पहले 140 के आसपास हुआ करता था, रिसेंट के क्वार्टर में 145 रुपीज के आसपास चला गया है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एयरटेल के कंपैरिजन में, तो एयरटेल के कंपैरिजन में आरपू जियो का अभी भी काफी कम है। तो यहाँ पे ये अलग अलग न्यूज थी जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट की निकल के आई थी, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट देखने में तो हमें लगता है कि इतना बुरा नहीं था, बल्कि एनालिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से नॉर्मली सही था जो इनका रिसेंट के टाइम में क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आया है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर एकदम से इतना ज्यादा नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों जब भी किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो बेस्ड अपॉन दोज क्वार्टरली रिजल्ट अलग अलग जो एनालिस्ट होते हैं, अलग अलग जो एनालिस्ट कंपनीज होती हैं, वो अलग अलग कंपनीज के ऊपर अपनी रेटिंग को लेके आती हैं और अपनी रेटिंग के अंदर बताती हैं कि क्या आपको उन कंपनीज को बाय करना चाहिए या आपको उन कंपनीज को सेल करना चाहिए। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम एनालिस्ट ने बोला हुआ था इसको बाय करके रखने का या होल्ड करके रखने का। लेकिन यहाँ पे एक पोटेंशियल न्यूज लेके निकल के आई थी जो एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से इसका सेलिंग काफी ज्यादा ट्रिगर हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो वो न्यूज निकल के आई थी मैक्वेरे से। तो मैक्वेरे ने जो रेटिंग दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो अंडर परफॉर्म का दिया था। तो मैक्वेरे ने बोला था कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था 2054 रुपीज का, उन्होंने बोला उसके कंपैरिजन में वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को अंडर परफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका प्राइस ऑलमोस्ट 42% नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वो डायरेक्ट न्यूज है जो मैंने यहाँ पे कोट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग एनालिस्ट होते हैं, लाइक सिर्फ एक एनालिस्ट रेटिंग नहीं देता बल्कि 20 या 30 ऐसे एनालिस्ट होते होंगे जो रेटिंग देते होंगे। तो जो इनका रेटिंग निकल के आता है हर बार जरूरी नहीं होता कि उसके हिसाब से वो शेयर प्राइस मूव करेगा, लेकिन ये एक फैक्ट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया और जिसने एज ए नेगेटिव इनपुट काम किया कल के ट्रेडिंग सेशन में, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ और ये एक पोटेंशियल रीजन था। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मैंने सिर्फ आपको फैक्ट के बारे में बताया था, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि किसके बेस पे आपको बाय करना चाहिए या नहीं सेल करना चाहिए। ये एक फैक्ट था जिसके बारे में मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि वो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कल नीचे को गया था। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये तो सिर्फ मैक्वेरे के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी बहुत रेटिंग एजेंसीज हैं जो अलग अलग अपने व्यूज बताती है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। बहुत सी रेटिंग एजेंसीज ने ये भी बोल रखा है कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करेगा, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स। इसके अलावा बहुत सी रेटिंग एजेंसीज हैं, कुछ इसको बाय के बारे में बोलती हैं, कुछ सेल के बारे में बोलती हैं, लेकिन ये फैक्ट है, आप अपनी रिसर्च करके आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये एक न्यूज थी जिसकी वजह से कल इसका शेयर नीचे को जाना स्टार्ट हुआ। और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करता हूं तो पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जैसे ही 2100-2200 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पे दोस्तों काफी पॉजिटिव न्यूज आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर रिटेल के साथ एक डील किया है और उसको खरीदने वाला है। और वहां पे भी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज निकल के आई थी जिसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो वहां से भी काफी कंसर्न्स थे जो थोड़े से इन्वेस्टर्स के माइंड में थे और ऊपर से इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया और क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद मैक्वेरे ने अपना रेटिंग दिया इस कंपनी के बारे में, जिसके बाद इसका शेयर प्राइस लगातार नीचे को जाना स्टार्ट हो गया। एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 9% के आसपास नीचे चला गया। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं एक र्यूमर की जो भी कल मार्केट में चल रहा था कि मुकेश अंबानी की तबियत सही नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो मैं इन्वेस्टर्स को यही बताना चाहूंगा कि जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता तब तक आपको किसी भी र्यूमर के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। जब तक कंपनी आपको सामने से आके नहीं बताएगी, एक्सचेंज के अंदर फाइलिंग नहीं करेगी, तब तक किसी भी बेसलेस र्यूमर के ऊपर आपको कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और वो सिर्फ आपके सेंटीमेंट्स के साथ प्ले करते हैं ऐसे र्यूमर्स, वो आपको फंडामेंटली किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फंडामेंटल रिसर्च करें, फंडामेंटल रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं इन्वेस्टमेंट करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि जब भी किसी कंपनी के अंदर हम ऐसी वॉलिटिलिटी देखते हैं और आपने या तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस केस में एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूं कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एक फंडामेंटल वैल्यू देकर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि लॉन्गर टर्म में आप एक अच्छी वैल्यू वहां से बना सके। तो यहाँ पे जब भी किसी कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपने एक अच्छी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट किया है,
आपको लग रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि फंडामेंटली कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और जिस सेगमेंट में वो ग्रो करने के बारे में सोच रही है वहां पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। तो ऐसे केस में जब भी कंपनीज के अंदर वॉलेटिलिटी आती है या कुछ भी र्यूमर्स की वजह से उनका शेयर प्राइस नीचे जाता है, तो वहां पे अगर आपका फंडामेंटली कंपनी का जो रिसर्च था वो सही है, कंपनी के बिजनेस में कोई भी मटेरियल इंपैक्ट नहीं आया है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई ऐसा न्यूज आता है जहां पे कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में या फ्रॉड या स्कैम कोई ऐसी न्यूज निकल के आती है, उस केस में आपको रीथिंक जरूर कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिए। जब तक कंपनी की फंडामेंटल बिजनेस में कोई भी इंपैक्ट नहीं आता तो एज ए इन्वेस्टर आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपनीज ने लॉन्गर टर्म एक अच्छा वैल्यू निकाल के दिया है, आप किसी भी कंपनी की बात कर लो, रिलायंस ने भी पुराने टाइम में बहुत अच्छा वैल्यू बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो हर कंपनी के केस में अप एंड डाउन आते हैं और वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छी है तो वो अच्छा परफॉर्म करती है, उस केस में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो लास्ट वीडियो के नीचे हमसे हमारे व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा रुपेश का। तो रुपेश हमें बोल रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड डेट के अंदर, मतलब जिस दिन रिकॉर्ड डेट थी उस दिन एक स्टॉक को बाय किया, तो क्या उनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों, रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उस दिन वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। अगर डीमैट अकाउंट में वो शेयर आपके होगा तो आप एक ऑफिशियल उसके शेयर होल्डर्स होंगे। तो रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले अगर आप बाय करते हैं तो रिकॉर्ड डेट से ठीक पहले आपके डीमैट अकाउंट में अगर वो स्टॉक आ जाता है तो उस केस में आपको कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड डेट वाले दिन बाय करते हैं, उसका डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में 2 दिन बाद होगा, मतलब कि आपको उस कंपनी का डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो आगे से हमेशा ध्यान दें, आपको कंपनी के रिकॉर्ड डेट पे मेक श्योर करना है कि उस दिन आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक होना चाहिए। और उस दिन अगर आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक होना चाहिए तो उससे पहले आपको प्लानिंग उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी कि आपको 2 या 3 दिन पहले बाय करके रखना है, ताकि रिकॉर्ड डेट वाले दिन वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट के अंदर हो। अगर वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर होगा, आप एक शेयर होल्डर रहेंगे और ऑफिशियली आपको उस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मयूर ने, और ये नीचे दिया हुआ क्वेश्चन है और हमसे पूछ रहे हैं कि एक बैंक अकाउंट आप देते हैं जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो क्योंकि उस बैंक अकाउंट के अंदर आपका डिविडेंड का पैसा आता है जब भी आपको कंपनी डिविडेंड देती है तो, और वो पूछना चाहते हैं कि क्या वो अपने वो डिफॉल्ट बैंक को चेंज कर सकते हैं। तो मयूर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, बहुत आसानी से आप अपने ब्रोकर के पास जाके बोल सकते हैं कि आपको अपना डीमैट अकाउंट में जो भी आपका अकाउंट नंबर लिंक्ड है उसको आपको चेंज करना है। और जब भी आप अपने ब्रोकर के पास जाएंगे तो हर ब्रोकर का अपना प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। और जैसे आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आपका डिविडेंड आएगा तो आपका नए वाले बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना। तो आप अपने ब्रोकर से जाके पूछेगा प्रोसेस क्या है, और जो भी आपका प्रोसेस होगा उसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस लेवल पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर बहुत ऐसे न्यूज आते हैं जिसके बेस पे आप पैनिक हो सकते हैं, लेकिन एज ए वैल्यू इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको फोकस रखना है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ताकि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी रिटर्न बना सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह एक अच्छी रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।